CH-162 एक कमांडर क्लास वाइन मॉन्स्टर मैजिकल बीस्ट को लेकर सब एकदम सतर्क रहते थे। उनके जानलेवा ऑरा से सतर्क रहते थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कुछ पौधे और वाइन्स उनका रास्ता ब्लॉक कर देंगे। उनके पीछे का रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ, क्योंकि वो लोग कुछ ही मिनटों पहले इस रास्ते से अंदर आए थे। ये पौधे और ये वाइन्स, ये हिल सकते हैं। श्रेया को एहसास हुआ। जल्दी भागो यहाँ से, एकांश जोर से चिल्लाया। इस बिल्डिंग में ढेर सारे पौधे और वाइन्स थे। कुछ वक्त पहले यहाँ एक टीम पूरे के पूरे की मौत हुई थी और अब इन पौधों और वाइन्स ने उनका रास्ता भी बंद कर दिया था। अब सबको एहसास हो रहा था कि इस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग को चुनकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। कुछ देर बाद अचानक वहां मौजूद वाइन्स हिलने लगे और पौधे जो अब तक स्टेच्यू की तरह एक जगह से हिल भी नहीं रहे थे, अब अपनी चाल चल रहे थे। वाइन्स धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे और उनके यहाँ से बचकर बाहर निकलने के चांसेस कम होते जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े मैजिकल बीस्ट के अंदर फंस गए थे। इस मैजिकल बीस्ट ने उनके अंदर आने का इंतजार किया था और अब जब वो उसकी चपेट में आ गए थे, तो वो उन्हें असली रूप दिखाने लगा था। वाइन्स अब एलिवेटर से बाहर निकलकर आ रही थी। कुछ ही पलों में ये कांटेदार झाड़ियां बन गई थी और हमला करने के लिए स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ रही थी। शिट, अब तो हम गए काम से, ईशान जोर से चिल्लाया। वो और आर्यन टीम के सबसे पीछे थे। सीढ़ियों के पास की वाइन्स लंबी होती जा रही थी और दीवारें बनाकर उनका रास्ता रोक रही थी। ये दीवारें इतनी सख्त और मोटी थी कि इन्हें तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा था। इस एडमिनिस्ट्रेशन हॉल में आकर उन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। आह! तभी अचानक टीम से कोई जोर से चिल्लाया। ये कोई और नहीं बल्कि उनकी लीडर रूही थी, जिसे एक वाइन ने तब घायल कर दिया था जब वो अपनी फायर स्टार एटलस बनाने की कोशिश कर रही थी। ये वाइन्स चाकू की तरह दिख रही थी और उसने सीधा रूही पर हमला बोल दिया था। उसका खून चारों तरफ फैल गया था। ये हमला इतना अचानक और तेजी से हुआ था कि उसके मुंह से भी खून निकलने लगा था। वो इतनी बुरी तरह घायल हो गई थी कि उसमें अब दर्द के मारे चिल्लाने की भी एनर्जी भी नहीं बची थी। उसके साथ ऐसा होते हुए देखकर सब लोग दंग रह गए थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करें। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? भागो यहाँ से, ईशान ने रूही को इग्नोर करते हुए कहा, जिसे वो वाइन्स अभी भी अपने साथ घसीट रही थी। हमें उसे बचाना होगा, समायरा ने कहा। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। रूही अब नहीं बच सकती। हम सबको यहाँ से भागना होगा, वरना हम सब भी यहाँ मारे जाएंगे, एकांश ने सबसे कहा। वो सबको शांत करने की कोशिश कर रहा था। हाँ, एकांश सही कह रहा है, ईशान ने कहा। आइस लॉक। समायरा ने एकांश और ईशान की बात पर ध्यान ना देते हुए सबसे पहले अपनी स्पेल का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी नजर रूही पर थी, जो उन पौधों से बनी हुई दीवार में फंसी जा रही थी। समायरा की ये बर्फ की जंजीरें सीधा रूही के पास गईं और उसके शरीर से लिपट गईं। समायरा ने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया और उन बर्फ की जंजीरों को अपनी तरफ खींचने लगी, जिससे रूही भी उन पौधों और वाइन से बाहर आने लगी। रूही के पेट में जहां उस वाइन ने हमला किया था, वहां एक बहुत गहरा जख्म था जो उसकी पीठ तक जा रहा था। जब समायरा उसे ग्रुप की तरफ खींच रही थी तो उसका खून चारों तरफ फैल रहा था। ये देखने में बेहद डरावना था। समायरा के आइस लॉक ने रूही को मौत के मुंह से निकाल तो लिया था, लेकिन उसकी चोट इतनी गहरी थी कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकती थी। उसका बहुत खून बह चुका था। आइस स्प्रेड फ्रिज। समायरा ने एक बार और अपनी स्पेल का इस्तेमाल किया ताकि रूही की बॉडी जम जाए। बर्फ की एक हल्की परत ने उसे तुरंत ढक लिया था और उसकी चोट को भी सील कर दिया था ताकि उसका खून और न बहे। समायरा के स्पेल से उसका खून बहना तो बंद हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि रूही अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती थी। उसे अभी बहुत कुछ करना था। हिम्मत रखो रूही, हम तुम्हें सही सलामत बाहर प्राची के पास लेकर ही जाएंगे, समायरा ने रूही को दिलासा देते हुए कहा। रूही अभी बेहोश नहीं हुई थी। समायरा ने उसके जख्म को बर्फ से तो सील कर दिया था, लेकिन उसके मुंह से अब भी खून बह रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जान यहाँ बस चली ही जाएगी और समायरा ऐसे उसे बचाएगी। मैं इसका ध्यान रखूंगी, श्रेया ने समायरा से कहा। समायरा ने हाँ में सिर हिलाया और गुस्से से एकांश की तरफ देखा। मैं पूरी टीम के बारे में सोच रहा था, एकांश ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा। अब मैं टीम को ऑर्डर्स दूंगी, तुम नहीं। वो नहीं चाहती थी कि एकांश जैसा इंसान, जो एक मिलिट्री बैकग्राउंड से आया था, टीम को लीड करे। वो एक ऐसी फैमिली से था जहां खुद को बचाने के लिए दूसरों की जिंदगी कभी भी कुर्बान की जा सकती थी। ठीक है, एकांश ने कहा। समायरा ने तुरंत अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल किया और ब्लॉक्ड रास्ते की तरफ जाने लगी।
जिस वाइन ने कुछ देर पहले रूही पर हमला किया था, उसने इस बार मौका देखकर सीधा समायरा के दिल पर हमला किया। अगर वो उसे लग जाती तो समायरा को मरने में 10 सेकंड भी नहीं लगते। वो वाइन इतनी तेजी से आगे बढ़ रही थी कि टीम के किसी भी मैजिशियन के पास रिएक्ट करने तक का वक्त नहीं था। इंटरमीडिएट स्पेल का इस्तेमाल करना तो दूर की बात थी, लेकिन समायरा ऐसे हमले के लिए पहले से ही तैयार थी। अगले ही पल उसकी बॉडी के चारों तरफ एक आइस कवच बनने लगा। देखते ही देखते इस आइस कवच ने उसे पूरी तरह अपने प्रोटेक्शन में ले लिया था। इस आइस कवच में समायरा किसी राजकुमारी की तरह लग रही थी, जो युद्ध करने के लिए निकली थी। जैसे ही वाइन समायरा के आइस कवच से टकराई, वहां बहुत जोर की आवाज आई और चोट लगने के बाद वो वाइन अपने आप ही पीछे हट गई। आइस लॉक, सबकी रक्षा करो। समायरा ने जैसे ही कमांड दी, उसकी बर्फ की जंजीरें पूरे ग्रुप के चारों तरफ लिपट गईं और उनकी रक्षा करने लगी। वाटर बैरियर, पवित्र लाइट शील्ड, वाटर बैरियर। समायरा को देखकर बाकी लोग भी ग्रुप को उन वाइन से बचाने के लिए अपनी डिफेंसिव स्पेल्स का इस्तेमाल करने लगे। ये वाइन्स की दीवारें अब भी पास आ रही हैं। अगर इन्होंने हमें पूरी तरह से कैद कर लिया तो हमारी हालत भी उन हंटर्स की तरह ही होगी। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा, रुद्र ने कहा। क्या किसी के पास डेथ स्ट्राइक टूल नहीं है? यही सही वक्त है उसे इस्तेमाल करने का, समायरा ने कहा। वो अपने आइस लॉक का इस्तेमाल सिर्फ ग्रुप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकती थी। वाइन्स की दीवारों को तोड़कर बाहर निकलने में आइस लॉक किसी काम का नहीं था। समायरा, वाइन्स को फ्रीज करने की कोशिश करो, वैसे में मेरी सुनहरी तलवार और भी असरदार हो जाएगी, निखिल जोर से चिल्लाया। आहा, अभी करती हूँ, समायरा ने कहा। अविष्का और ईशान के पास भी आइस एलिमेंट था और वो दोनों भी तुरंत समायरा के साथ अपनी आइस स्प्रेड स्पेल का इस्तेमाल करने लगे। समायरा ने पहले ही उस जगह को अपने आइस डोमेन में बदल दिया था। उन तीनों की आइस स्पेल्स का असर और भी ज्यादा बढ़ गया था। कुछ ही सेकंड्स में बर्फ की परतों ने पूरी दीवार को ढक लिया। लाइट स्लैश, अपना कमाल दिखाओ। ये बोलते ही एक सुनहरी तलवार वहां आ गई थी। ये तलवार गोल्डन लाइट से बनी हुई थी। इसे देखते ही ग्रुप ने इसके लिए रास्ता साफ कर दिया। ऐसा डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट बहुत महंगा होता था। ये निखिल की फैमिली ने उसे यहाँ आने से पहले दिलाया था ताकि वो खुद की रक्षा कर सके। हर मैजिक इक्विपमेंट को एक्टिवेट होने के लिए बहुत सारी मैजिक एनर्जी की जरूरत होती थी। वो तभी असरदार थे जब उन्हें पूरी एनर्जी के साथ इस्तेमाल किया जाता था। जो डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट निखिल अभी पकड़े हुए था, वो काफी महंगा था। उसकी चमक बहुत तेज थी और उन पौधों को आगे आने से रोक रही थी। जब उसने अपनी इस सुनहरी तलवार से वाइन्स पर हमला किया तो बाकी लोगों को चमकती हुई क्रीजेंट शेप की सुनहरी ब्लेड जाती हुई दिखाई दी और उसने जाते ही वाइन्स को बीच से काट डाला। इसके असर से कुछ वाइन्स तो जल भी गई थी। वैसे तो निखिल ने सिर्फ एक बार हमला किया था, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि वो वाइन्स एक सुनहरी तलवार के हमले से डर रही थी। बहुत अच्छे निखिल, जल्दी, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। वाइन्स फिर से जुड़ने लगी है। बाहर उस गार्डन में खड़े हुए आरव और प्राची बिल्डिंग को ध्यान से देख रहे थे। जिन वाइन्स से अब तक बिल्डिंग ढकी हुई थी, वो वाइन्स अचानक हिलने लगी थी, मानो कहीं से उनमें जान आ गई हो। ऐसा लग रहा था कि वो अपने खाने की तरफ भाग रही थी जो उन्हें अभी अभी मिला था। उन दोनों ने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, क्योंकि अब तक उन्हें यही लगता था कि पेड़ पौधे किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे। उन्होंने ये देख लिया था कि पूरी बिल्डिंग वाइन्स से भरी हुई थी, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि ये वाइन्स इतनी खतरनाक थी। वो तो सिर्फ मैजिकल बीस्ट पर नजर रखे हुए थे, लेकिन ये पूरा प्लांट ही एक डीमन बीस्ट था और ये वाइन्स और ब्रांचेज उसके हथियार थे। ये तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब हम क्या करें? वो लोग तो इसके अंदर कैद हो रहे हैं, प्राची ने परेशान होकर कहा। वो वाइन्स इतनी मोटी थी कि दीवारों से भी ज्यादा मजबूत लग रही थी। उनकी टीम पहले ही बिल्डिंग के बहुत अंदर जा चुकी थी। अब इन वाइन्स से बचकर बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे वो लोग खुशी खुशी खुद एक मैजिकल बीस्ट के पेट में चले गए थे। ऊपर देखो, आरव ने एडमिनिस्ट्रेशन हॉल के दूसरे हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहा। जब प्राची ने ऊपर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे बिल्डिंग से बाहर निकलता हुआ एक बदसूरत और बड़ा सा दिमाग के स्ट्रक्चर जैसा कुछ दिख रहा था। ये दिमाग जानवरों जैसा नहीं था, बल्कि वाइन्स का बना हुआ था, और अगर इस बीस्ट ने अपना मुंह नहीं खोला होता तो वो समझ नहीं पाते कि ये एक जिंदा जीव था। ये पूरा दिमाग बिल्डिंग के छत के हिस्से से ढका हुआ था। इसकी वाइन्स देखकर ऐसा लग रहा था कि ये उसके पाइप्स थे जो उस तक खाना पहुंचा रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि ये मॉन्स्टर सब कुछ निगल जाएगा। ये तो एक वाइन मॉन्स्टर लग रहा है, प्राची ने एक गहरी सांस लेकर कहा। उसे बहुत बड़ा झटका लगा था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कोई भयानक मॉन्स्टर देखा था। ये एक प्लांट है या फिर डीमन बीस्ट है? आरव ने एक कदम पीछे लेते हुए कहा।
असलियत में ये एक डीमन बीस्ट ही था और एडमिनिस्ट्रेशन हॉल को छिपने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। डीमन बीस्ट वो शैतान और दुष्ट मैजिकल बीस्ट होते थे जो जादुई दुनिया में सिर्फ जॉन्स के बाहर पाए जाते थे। ये वाइन मॉन्स्टर सच में एक मैजिकल बीस्ट था। इसके असर से वो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग एकदम शांत और अच्छी लग रही थी, लेकिन सच में तो वो सिर्फ एक जाल था, इंसानों को अपने अंदर खींचने का और उन्हें अपना खाना बनाने का। इसके आसपास कोई दूसरे डीमन बीस्ट भी नहीं थे, जिसका मतलब तो सिर्फ यही हो सकता था कि ये वाइन मॉन्स्टर सच में बेहद खतरनाक था। कोई भी जीव जो जिंदा था वो सीधा इसके पेट में जाता था। सतर्क न रहने वाले लोग आसानी से इसका खाना बन जाते थे। इसे एक बहुत ताकतवर डीमन बीस्ट माना जाता है और एक एज तक पहुंचने के बाद इसकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि अच्छे अच्छे मैजिशियंस के लिए इससे मुकाबला करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसे सूरज की रोशनी पसंद नहीं है, इसलिए ये अंधेरी जगहों पर ही रहना पसंद करता है। इसलिए ये सूरज की रोशनी की तरफ नहीं बल्कि बिल्डिंग के अंदर बढ़ रहा था। किसी तरह ये एडमिनिस्ट्रेशन हॉल इसका घर बन गया था और यहाँ इसे शिकार भी आसानी से मिल जाते थे। प्राची की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि वो डीमन बीस्ट सब्जेक्ट क्लास की टॉपर थी। उसने एक ऐसे डीमन बीस्ट को पहली बार देखकर ही पहचान लिया था, जिसका कई लोगों ने तो नाम तक भी नहीं सुना था। बस ये एक कमांडर क्लास बीस्ट ना हो। मैं अभी इस पर अपने फायर एलिमेंट से हमला करके देखता हूँ, आरव ने कहा। उसे उकसाना मत, फायर एलिमेंट उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर वहां टीम में हम दोनों भी होते तब हम इस वाइन मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि वो सच में एक कमांडर क्लास बीस्ट है। प्राची ने तुरंत आरव को रोकते हुए कहा। मतलब वो लोग अब बचकर निकल नहीं पाएंगे। आरव बुरी तरह से चौंक गया था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब तक तो वो लोग 10 मिनट में ही इसका शिकार हो गए होते, अगर उनके पास लाइट मैजिशियन ना होते, क्योंकि लाइट उसकी कमजोरी है, प्राची ने कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ छलक रही थी। वो बाहर सिर्फ आरव की वजह से रुकी थी, क्योंकि उसे आरव पर पूरा भरोसा था कि वो उसे कुछ भी होने नहीं देगा। वो एक बार पहले भी उसकी जान बचा चुका था। अभी वो ये सोच रही थी कि इतनी सी बात सोचकर वो बाहर रुक गई थी और इसी ने मानो उसे मौत के मुंह में जाने से बचा लिया था। अब वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंदर जाना मतलब सुसाइड मिशन पर जाने जैसा था। वो सिर्फ बाहर रुककर भगवान से दुआ कर सकते थे कि कोई चमत्कार हो जाए और उनकी पूरी टीम बाहर आ जाए।